कहानी हमें 5 महीने पहले ले जाती है। उस समय मिंजी एक सामान्य स्कूल गर्ल की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी। एक दिन उसकी दोस्त उसके पास आती है और बताती है कि क्लास में गेम खेलते हुए पकड़े जाने की वजह से टीचर ने उसका फोन जब्त कर लिया है। इसलिए वो कुछ समय के लिए मिंजी का फोन मांगती है। मिंजी बिना किसी हिचकिचाहट के अपना फोन उसे दे देती है। लेकिन अगले ही पल उसकी दोस्त उस फोन का मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है कि ये तो किसी बूढ़े आदमी का फोन लगता है। आजकल हर किसी के पास नया मॉडल है, जबकि मिंजी अब भी 3 साल पुराना फोन इस्तेमाल कर रही है। अपनी बाकी सहेलियों के महंगे स्मार्टफोन देखकर पहली बार मिंजी को भी महसूस होता है कि उसे नया फोन चाहिए। शाम को जब वो घर लौटती है तो अपने पिता किम को खुश करने के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाती है, उनसे प्यार से बातें करती है, उनके काम के बारे में पूछती है और घर के सारे काम करने की बात भी कहती है। किम तुरंत समझ जाते हैं कि उनकी बेटी किसी बात के लिए उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। वो मुस्कुराकर पूछते हैं, बताओ कितने पैसे चाहिए। लेकिन इस बार मिंजी पैसों की नहीं बल्कि एक नए फोन की जिद करती है। वो कहती है कि उसका पुराना फोन देखकर उसे शर्म आती है। बाकी बच्चों के पास हर साल नया फोन आ जाता है, जबकि वो अब भी वही पुराना फोन इस्तेमाल कर रही है। किम उसे समझाने के लिए अपना पुराना कीपैड फोन दिखाते हैं, लेकिन इससे मिंजी और भी नाराज हो जाती है। वो गुस्से में खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल से लौटती है तो उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा होता है। किम अपनी बेटी के लिए नया फोन खरीद चुके होते हैं। फोन के साथ एक हार्ट शेप्ड की चेन भी होती है। ये देखकर मिंजी की सारी नाराजगी पल भर में गायब हो जाती है। वो खुश हो जाती है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। पुलिस स्टेशन में मौजूद किम बार बार मिंजी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन उठते ही कट जाता है और दूसरी तरफ से कोई आवाज भी नहीं आती। वो बार बार कॉल करता है, लेकिन अब फोन पूरी तरह स्विच ऑफ हो चुका होता है। उधर साउथ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी भी उसी कॉल को ट्रेस करने में लगी होती है, लेकिन किम का पुराना कीपैड फोन उनकी ट्रैकिंग को मुश्किल बना देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वासिन पुलिस स्टेशन में कोड नेम 66 का बैकग्राउंड चेक किया गया था। एजेंसी का हेड तुरंत अपनी टीम को वहां भेज देता है। सबसे पहले जंग सैंगा, जो किम की साथी है, उसे अचानक किसी का फोन आता है और वो बिना कुछ बताए जल्दी से वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ लॉन्ड्री शॉप का मालिक मिस्टर लिम भी किसी रहस्यमयी कॉल के बाद अपनी छिपी हुई बंदूक निकालता है। उधर हैरी की हालत बेहद खराब थी। किम ने उसके सामने उसके दोस्त संग मिन हो की बुरी तरह पिटाई की थी। उसी डर की वजह से अब वो अपने कमरे से बाहर तक निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो अपने पिता से सिर्फ इतना पूछती है कि आखिर किम है कौन। उसके पिता उसकी बेचैनी समझ जाते हैं और अपने भरोसेमंद आदमी नाम को पूरे मामले की जांच करने का आदेश देते हैं। जांच के दौरान नाम को हैरी का सोशल मीडिया अकाउंट मिलता है। वहीं से उसे उन मैसेजेस का पता चलता है जिनमें हैरी ने अपने दोस्त संग मिन हो को मिंजी को सबक सिखाने के लिए उकसाया था। इतना ही नहीं, हर तस्वीर में हैरी डरी और परेशान दिखाई देती थी। इसी बीच एक और खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री होती है। गैंग सॉन्ग चुपके से किम के घर में घुस जाता है। घर खाली होने की वजह से उसे अंदर सिर्फ मिंजी का स्कूल आईडी कार्ड मिलता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसका सामना जिनचॉल से हो जाता है। बिना एक सेकंड गवाए गैंग सॉन्ग गोली चला देता है, लेकिन जिनचॉल बिजली जैसी फुर्ती से एक फ्राइंग पैन से गोली रोक देता है। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। आखिरकार जिनचॉल गैंग सॉन्ग को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है और उसका पीछा करने निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से जाते हैं, पर्दे के पीछे से मिस्टर लिम छुपा होता है। दरअसल वो पूरी लड़ाई के दौरान वहीं छिपे हुए थे। बाहर आते ही वो तुरंत इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड गुकच्योल को फोन करके बताते हैं कि कोई नॉर्थ कोरियन एजेंट किम के पीछे पड़ा हुआ है। उसी समय एजेंसी को आखिरकार किम की लोकेशन भी मिल जाती है। वो जगह थी हांसू का ताइक्वांडो स्टूडियो। यहीं एक बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि हांसू, किम और जिनशॉल कभी साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के स्पेशल एजेंट रह चुके हैं। तीनों ने मिलकर कई सीक्रेट मिशन पूरे किए थे। किम सीधे हांसू के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि मिंजी को किसी ने किडनैप कर लिया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दोनों मिलकर मिंजी के फोन की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां एजेंसी का हेड गुकच्योल अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाता है। किम तुरंत छिप जाता है। गुकच्योल इस बार एक मासूम बच्चे को ढाल बनाकर किम को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा मौके का फायदा उठाकर खुद ही वहां से भाग निकलता है। किम और हांसू एक साथ पूरी टीम पर हमला कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका जबरदस्त एक्शन से भर जाता है। दोनों अपने पुराने एजेंट वाले अंदाज में एक एक करके सभी जवानों को पीछे धकेल देते हैं। हालांकि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए हांसू खुद पीछे रुककर पूरी टीम को रोकता है, जबकि किम उसके साथ बिल्डिंग की छत तक पहुंच जाता है। वहां से दोनों रस्सियों के सहारे नीचे उतर जाते हैं। जाने से पहले हांसू पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों के टायर पंचर कर देता है ताकि कोई भी उनका पीछा न कर सके। दोनों सीधे अपने सीक्रेट बंकर पहुंचते हैं।
अंदर एक हाईटेक सर्वेलेंस व्हीकल मौजूद थी। किम गाड़ी चलाने लगता है, जबकि हांसू लगातार मिंजी के फोन की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है। तभी किम के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। पहले दोनों को लगता है कि शायद ये मिंजी होगी, लेकिन दूसरी तरफ जिनशॉल होता है। वो बताता है कि एक नॉर्थ कोरियन एजेंट किम के घर तक पहुंच चुका था और उसने मिंजी की तस्वीर भी देख ली है। उसकी जान खतरे में है। ये सुनकर जिनशॉल घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल हांसू उसे एक और बड़ा झटका देता है। वो बताता है कि मिंजी पहले से ही लापता है। ये सुनते ही जिनशॉल बिना समय गवाए उनकी लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। उधर दूसरी तरफ नाम मिनहो के पास पहुंचता है। मिनहो की हालत इतनी खराब थी कि वो मुश्किल से बोल पा रहा था। वो नाम को पूरी घटना बता देता है। इतना ही नहीं, वो डरते हुए कहता है कि किम कोई आम इंसान नहीं है। उसके शरीर पर पुरानी गोली और चाकू के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी जिंदगी सिर्फ लड़ाइयां ही लड़ी हो। ये सुनने के बाद नाम सारी सच्चाई अपने मालिक तक पहुंचा देता है। लेकिन चेयरमैन के लिए सबसे जरूरी चीज अपनी बेटी को बचाना था। इसलिए वो नाम को आदेश देता है कि हैरी के खिलाफ मौजूद हर सबूत मिटा दिया जाए। सबसे पहले वो मिनहो को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देता है। इधर गैंगसोंग मिंजी के स्कूल पहुंचता है, जहां कुछ लड़के एक छात्र को बुरी तरह परेशान कर रहे होते हैं। वो उनसे मिंजी के बारे में पूछता है, लेकिन लड़के उसे भगा देते हैं। तभी मार खा रहा छात्र बताता है कि मिंजी उसी की क्लास में पढ़ती थी, लेकिन उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। वो ये भी बताता है कि मिंजी की दोस्त के फोन में फाइंड फ्रेंड ऐप मौजूद है, जिसकी मदद से उसकी लोकेशन पता की जा सकती है। दूसरी तरफ गैंग सियोंग सीधे कैंग हेरियोंग के पास पहुंचता है और धमकी देकर उसी ऐप के जरिए मिंजी की लोकेशन निकलवा लेता है। तभी हमें पता चलता है कि जुंग सांग आ और मिस्टर लिम दोनों गुकचल की एजेंसी का हिस्सा है और उनका असली निशाना सिर्फ किम है। इसी दौरान किम और हंसू भी उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जहां मिंजी का फोन आखिरी बार एक्टिव था। अंदर मौजूद गुंडे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किम एक एक करके सभी की हालत खराब कर देता है, जबकि नीचे हांसू अकेले पूरी गैंग को संभाल लेता है। ऊपर पहुंचकर किम की नजर अचानक एक फोन पर पड़ती है। वो देखता है कि ये मिंजी का फोन है। किम संघो से पूछता है कि तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला। संघो पहले तो कुछ नहीं बताता और मिंजी का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब किम उसकी बेरहमी से पिटाई करता है, तब वो सच्चाई उगल देता है। असल में उसने मिंजी को कभी देखा ही नहीं था। उसे ये फोन हुआसिन स्टेशन पर एक बेघर आदमी से मिला था। स्कैम चलाने के लिए उसे किसी लड़की की फोटो चाहिए थी, इसलिए उसने वही फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसी दौरान गलती से किम के नंबर पर कॉल लग गई थी। ये सुनकर किम को थोड़ी राहत मिलती है कि कम से कम मिंजी उसके हाथ नहीं लगी थी। लेकिन तभी वो फोन की चैट हिस्ट्री देखता है। उसे पता चलता है कि मिंजी की दोस्त कैंग हेरियोंग सिर्फ अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल करती थी, उससे पैसे मांगती थी और जरूरत पड़ने पर ही उससे बात करती थी। ये सब देखकर किम को पहली बार एहसास होता है कि उसकी बेटी बाहर से जितनी खुश दिखाई देती थी, अंदर से उतनी ही अकेली थी। उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था, और जब उसे अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब किम भी उसके साथ नहीं था। यही एहसास उसे अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, तभी पीछे से आकर गैंग सियोंग किम पर बंदूक तान देता है। और यहीं से कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां पहली बार किम और जिन चल आमने सामने आए थे। तब हमें पता चलता है कि जिस आदमी को अब तक सब एजेंट 66 समझ रहे थे, वो असली 66 था ही नहीं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।